So बच्चों, welcome to this video lecture, Vectors, Molecular Vehicles. In this lecture, we will discuss vectors and how they are helpful in transferring the genetic material or gene of interest from an organism or donor chromosome या donor DNA molecule to the वांटेड जिसमें हमें वो चेंज चाहिए या वो एक्सप्रेशन चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में या सेल में उसका ट्रांसफर कैसे कीजिए। ठीक है, तो वो है वेक्टर्स। तो जैसे कि हमने कल देखा था, वेक्टर्स एक गुड वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो उसमें इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो, फिर उसमें ऑटोनोमस रेप्लिकेशन यानी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, फिर सिंगल यूनिक ओरिसाइट्स होनी चाहिए यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है वो यूनिक होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए और साथ साथ वो यूनिक भी होनी चाहिए। ठीक है, और मार्कर जीन्स होनी चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि वेक्टर जिसके पास डीएनए इंसर्ट था या जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने अटैच किया था या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको कह सकते हैं, वो ट्रांसफर हुआ है या नहीं। मार्कर के थ्रू हम उसको, उस पे मार्कर का मतलब ये है कि वो मार्क्ड है, वैसे टैग्ड है, या फिर उसको हम स्टडी कर सकते हैं। उस पर कोई जीन है जिसका रिजल्ट हम स्टडी करेंगे, अगर वो एक्सप्रेस होगी या नहीं एक्सप्रेस होगी तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें वो डीएनए इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। फिर यूनिक टारगेट एंड क्लीवेज साइट्स, जहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट करेंगे वेक्टर्स को, तो वो यूनिक साइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉमन साइट्स नहीं होनी चाहिए, वो उनकी सीक्वेंस जो है वो यूनिक होनी चाहिए। साथ ही उसमें कंट्रोल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और अब देखते हैं डिफरेंट वेक्टर्स, किस तरह के वेक्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं या डेवलप किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है सारे वेक्टर्स पहले से प्रेजेंट थे, नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, आर्टिफिशियली लैब में भी उनको डेवलप किया गया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डीएनए मॉलिक्यूल्स लेकर। ठीक है, जो जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई एक जीन चाहिए एज अ मार्कर जीन, किसी के पास डीएनए इंसर्ट डालने की कैपेसिटी है लेकिन उसके पास मार्कर जीन नहीं है, तो हम मार्कर जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे और उसको ऐड करेंगे और इन सबको मिलाकर एक नया वेक्टर बनाएंगे और उसमें डीएनए इंसर्ट जो है ऐड होगा। ठीक है, तो वेक्टर आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरली अकरिंग भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, जैसे प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड है, फेजमिड है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, शटल वेक्टर्स हैं, एंड देन यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होता है उनका न्यूक्लियर मैटर होता है, उसके अलावा बाहर जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्लोज्ड सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है प्लाज्मिड। उसका साइज होता है 1 से 200 केबी का साइज होता है। और उनकी फीचर्स क्या होती हैं? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड ट्रांसमिसिबल। ठीक है, एंड दे मे और मे नॉट बी इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ वो अटैच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जो प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो सकते हैं वो एपिसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक एफ प्लाज्मिड है जो कि कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें पिलाई बनता है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एफ फैक्टर जिसको कहते हैं। और एक है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड में क्या होगा? इट कैरीज जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो मतलब किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए वो, एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंट होगा, वो उसको सर्वाइव कर सकता है। और कोल्ड प्लाज्मिड है, ये क्या करता है? ये एंटी बैक्टीरियल टॉक्सिन कॉलिसिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इस प्रोटीन का काम क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल है ये। एंटी बैक्टीरियल का मतलब दूसरे बैक्टीरिया जो होंगे उनको किल कर सकता है ये। तो ठीक है, जिसमें जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो दूसरे बैक्टीरियाज को
जो है ग्रो करने में हिंडर करता है, स्टॉप करता है बिकॉज ऑफ दिस सिक्रीशन टॉक्सिन। ठीक है। फिर है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स, उसमें जैसे टॉलिन प्लाज्मिड है। ये क्या करते हैं, ये यूजुअली दूसरे बैक्टीरिया को, उनकी सेल वॉल्स जो होती हैं उनको डिग्रेड कर सकती हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे टॉलिन है, उनके मेटाबॉलिज्म को, उनके डिग्रेडेशन को सेल के अंदर, सॉरी, जो बैक्टीरिया का सेल है उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन्स एंड प्लांट्स में शुगर होता है, ऐसे कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं ज़्यादातर। तो टॉलिन जैसे उसमें से एक है, तो उसके मेटाबॉलिज्म को, मतलब डिग्रेडेशन को ये प्रमोट करता है। ठीक है, सिग्नल करता है, और जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा उसमें उस मॉलिक्यूल की, उस कंपाउंड की डिग्रेडेशन होगी। ठीक है। फिर है एक विरुलेंस प्लाज्मिड्स। विरुलेंस प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, जो जिनमें एक तरह से विरुलेंट वायरस के जैसे एक तरह से वो उनका फीचर होता है। विरुलेंट स्ट्रेन होते हैं वो। ठीक है। और इसके एग्जांपल है टाई एंड राई। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है, जैसे बहुत सारे सेल्स का प्रोडक्शन ये इंड्यूस करते हैं। ट्यूमर क्या होता है, मास ऑफ सेल मास। ठीक है। और विदाउट किसी कंट्रोल के बहुत सारे सेल्स डिवाइड होना, मल्टीप्लाई होना। ठीक है, अनकंट्रोल्ड वे में। तो ये विरुलेंट प्लाज्मिड्स जो हैं, ये ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन इंड्यूस करते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक ट्यूमर बन जाता है। स्टेम के लिए टाई है, जिसको ट्यूमर इंड्यूसिंग भी कहा जाता है, और राई जो है वो रूट में ट्यूमर इंड्यूस करता है। ठीक है। और ये एग्रोबैक्टीरियम जो होता है उनमें मिलता है खासकर। अब इसके बाद देखते हैं इन वेक्टर्स की, इनकी और क्या फीचर्स हैं जिनकी वजह से इनको एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। रेप्लिकेशन जो है वो स्ट्रिंजेंट या रिलैक्स्ड टाइप की इनमें प्रेजेंट होती है। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत कंट्रोल्ड होती है, या फिर बहुत रिलैक्स्ड तरीके से इनमें, रिलैक्स्ड का मतलब होता है बहुत सारी कॉपीज बनना, क्लोनिंग बहुत अच्छे से हो सकेगी। और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है क्लोनिंग बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है और बहुत कम कॉपीज बनती हैं। ठीक है। तो इसका जो रिलैक्स्ड टाइप है वो यहाँ पर फीचर यूज किया जाता है क्लोनिंग में खासकर। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो होती हैं, जैसे एएनपी है, नियोमाइसिन है, एम्पिमाइसिन है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, टेट्रामाइसिन है। तो ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और जब ये प्लाज्मिड पर प्रेजेंट होंगी तो वो इन एंटीबायोटिक्स को सर्वाइव कर सकता है। अगर मीडियम में ये एंटीबायोटिक्स होंगे तो इन जीन्स की वजह से ये उस मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इनको प्रोवाइड मिल जाती है, जिसकी वजह से ये ग्रो कर जाते हैं एंटीबायोटिक के होने के बावजूद भी। अगर ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं है जिसको हम टेस्ट करें जिनको, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर एज ए सिलेक्शन के लिए, मार्कर के लिए यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए जो एज अ वेक्टर यूज किए जाते हैं प्लाज्मिड्स, उसका एक एग्जाम्पल है PBr322 एंड PUC1819। तो PBr322 क्या है, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, एंड R रॉड्रिगेज, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डेवलप किया, इस प्लाज्मिड को। और इसके क्या फीचर थे इस प्लाज्मिड के, 4363 केबी साइज है इसका। ठीक है, किलो बेस कह सकते हैं, वो साइज है इसका। टेट्रामाइसिन एंड एम्पिसिलिन जो है उसका वो इसमें मार्कर जीन प्रेजेंट है एज अ, और सिंगल रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है इस पे, और इसका कॉपी नंबर जो है वो हाई होता है, 15 कॉपीज जो है ये बना सकता है। कंट्रोल्ड थोड़ा तरीके से इसमें क्लोनिंग होती है, रेप्लिकेशन होती है। इसके अलावा दूसरा टाइप है PUC1819। PUC किसका नाम कैसे पड़ा इसका,
P for plasmid, U for यूनिवर्सिटी एंड C for कैलिफोर्निया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको डेवलप किया गया था, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर PUC दिया गया है। एंड 1819 जो है ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, जो कि किस सीक्वेंस में ये, किस ऑर्डर में ये डेवलप हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसको ये एक नंबर दिया गया है, सीरीज में से एक नंबर दिया है। इसका साइज 2700 KB का होगा, किलो बेस का। और जो AMP मार्कर जीन है वो इसमें प्रेजेंट होती है। एंड 500 to 700 कॉपीज जो है ये बना सकता है। तो प्लाज्मिक वेक्टर जो है वो इस तरह से यूज प्रेजेंट है और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, और इनकी ये फीचर्स होती हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा कि प्लाज्मिक वेक्टर की फीचर्स बताओ, और या फिर ये पूछा जाता है PBR 322 को एक्सप्लेन करो। शॉर्ट नोट आता है इनके ऊपर, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और शॉर्ट नोट में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है कि PBR 322 का नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, उसका नाम कैसे पढ़ाइए। तो आपको पता होना चाहिए, P जो है वो प्लाज्मिड के लिए, B एंड R जो है वो साइंटिस्ट के नेम है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस इसके बारे में इतनी चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन सी जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो क्लोनिंग में इसको प्लाज्मिड वेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, ठीक है। एंड दे फॉलो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स। और लाइटिक क्या होता है? लाइटिक का मतलब वो वहाँ पर जैसे ही उसमें जाएगा, एक्सप्रेस करेगा, अपने कंपोनेंट्स बनाएगा अपने बॉडी के, और फिर बाद में सेल को जो है एक तरह से बर्स्ट कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा जिस होस्ट सेल में वो बना था। और लाइसोजेनिक में क्या हो जाता है कि वो जो उसका होस्ट सेल का क्रोमोसोम है उसमें इंटीग्रेट होता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और एक टाइम के बाद जो है वो जब उसके पास एनफ कॉपीज बन जाती हैं तब वो उसको डिजेनरेट करता है, और या फिर वो एज इट इज दूसरी जनरेशन जो होगी होस्ट सेल की उसमें ट्रांसफर हो सकता है। फिर ये मोर एफिशिएंट होता है प्लाज्मिड से, क्योंकि इसमें लार्जर DNA फ्रेगमेंट्स जो है वो क्लोन हो सकते हैं। 24 KB का साइज जो है वहाँ तक इसमें क्लोनिंग हो सकती है। और इसको स्क्रीन करना भी इजी होता है, क्योंकि इसमें जब हम बैक्टीरियोफेज को एज अ वेक्टर यूज करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस में नहीं हुआ है, तो जब हम इसको बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करेंगे, हमने क्या लिया? एक बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है, उसमें DNA इंसर्ट डाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, और उसको फिर हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर तो वो बैक्टीरिया ओपे एक प्लाग देता है, मतलब सेल जो है बैक्टीरिया का वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, और वो फजी सा, एक तरह से हेजी सा प्लाग देता है, तो मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। और दूसरा क्या होगा? अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है तो मतलब वो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो कर पाएगा इजीली, और वहाँ पर क्लियर प्लाग नहीं मिलेगा, हमें बैक्टीरिया ही कॉलोनीज मिलेंगी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो 2 एग्जाम्पल हैं इसके बेसिकली, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। लैम्डा फेज, ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल है। 48,500 बेस पेयर्स का जो इसका साइज है, डबल स्ट्रैंडेड है इसलिए बेस पेयर लिखा गया है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखना। और सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है यहाँ पर। हेड एंड टेल प्रोटीन्स के लिए जीन प्रेजेंट होती हैं इस पे, और DNA रेप्लिकेशन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसिस एंड लाइसोजेनी के जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंड कॉस साइट्स प्रेजेंट होती हैं। कॉस साइट्स क्या होती हैं? स्टिकी एंड्स होते हैं, ठीक है। और DNA मॉलिक्यूल्स जो है उनके एंड पर प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ सीक्वेंस होती है टेल लाइक, बाहर की तरफ हैंगिंग सीक्वेंस होती हैं। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है एक साथ अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन कोस साइट्स क्या होंगी?
एंड पर, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के एंड्स पर जो है ये हैंग करती हुई टेल जैसी स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। इनके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड नहीं होगा, यहाँ पर एंड पर ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है, ठीक है। और ये सिंगल स्ट्रैंड दोनों एंड्स का जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर उसको सर्कल की तरह हम उसको एक तरह से घुमाएं तो वो दोनों के दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री को ज्वाइन कर सकते हैं और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो दे सकते हैं। तो ये होती है कोसाइट्स, ठीक है। और इट कैन अकोमोडेट अराउंड 9 to 25 kb जो है डीएनए इंसर्ट, इतने साइज का ये अकोमोडेट कर सकता है। और इजी मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें। सिलेक्शन जो होता है डायरेक्ट होता है, फेज प्लाग जो है वो देखा जा सकता है। एंड स्टोरेज जो होता है वो भी इसका इजी होता है। फिर है M13 बैक्टीरियोफेज वेक्टर, ये इसका साइज होगा 6.4 kb का और फिलामेंटस होगा ये, ठीक है। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होगा। और इकोलाई फेज है ये, बेसिकली इकोलाई को अफेक्ट करता है, लैम्डा भी इकोलाई का है बेसिकली। और मोर देन 200 कॉपीज जो है ये बना सकता है। एंड इट प्रोवाइड सिंगल स्ट्रैंडेड जीन क्लोन्स, ठीक है। जो लैम्डा फेज है वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड क्लोन्स प्रोवाइड करता है, जबकि जो M13 है वो सिंगल स्ट्रैंड जो है क्लोन्स प्रोवाइड कर सकता है। और इसका यूज़ डीएनए सीक्वेंसिंग में ज़्यादा किया जाता है, क्लोनिंग करने के लिए डीएनए सीक्वेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। फिर आता है कॉस्मिट की बात। कॉस्मिट की बात करें तो कॉस्मिट क्या है, यहाँ से एक तरह से डेवलपमेंट ज़्यादा ईजी समझ में आएगी। ये आर्टिफिशियली मेड होती हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग नहीं होती। बैक्टीरियोफेज एंड जो प्लाज्मिड थे वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन कॉस्मिट और आगे वाले जो ज़्यादातर वेक्टर्स हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। तो कॉस्मिट क्या है, हॉर्न एंड कॉलिंस जो हैं साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1978 में कोसाइट्स फ्रॉम लैम्डा बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड का कुछ पोर्शन अटैच किया और कोसमिट डेवलप किया, ठीक है। कोस वर्ड आया लैम्डा फेज के कोस साइट्स की वजह से, स्टिकी एंड्स की वजह से। और मिड जो है वो प्लाज्मिड के पोर्शन की वजह से आया, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड का पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है इसको डेवलप करने में, ठीक है। तो फेज एंड प्लाज्मिड को मिलाकर ये डेवलप किया गया है। कोस साइट्स जो होती हैं वो पैकेजिंग में हेल्प करती हैं। 30 to 45 kb का डीएनए इंसर्ट इसमें अकोमोडेट किया जा सकता है। एक इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होती है, ऑरी जिसको कहते हैं, और एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। सुटेबल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। लाइटिक जीन्स इसमें नहीं होती, ठीक है। और डिसएडवांटेज होती है इसकी थोड़ी सी स्टोरेज की, इसको स्टोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फिर आती है बात फेजमिट की। फेजमिट क्या होगा, बैक्टीरियल एंड फेज, एक तो बैक्टीरिया का, ठीक है, प्लाज्मिड का, दूसरा फेज जो कि बैक्टीरियोफेज था, उन दोनों का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट क्या था, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो वो बैक्टीरिया वाली रेप्लिकेशन साइट भी प्रेजेंट होती है इसमें, एंड फेज जो था उसकी भी रेप्लिकेशन साइट इसमें एक में प्रेजेंट होती है, एक ही फेज में, एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और ये डेवलप किया गया था मेसिंग जो है साइंटिस्ट, उन्होंने PUC18 एंड PUC19 से इसको डेवलप किया था। और इसका एग्जाम्पल जो है वो P ब्लूस्क्रिप्ट 2KS जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसका साइज की बात करें तो 2958 बेस पेयर्स का साइज है, डबल स्ट्रैंडेड होगा ये, ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं इस पर, और जिससे कि काफ़ी सारे क्लोन्स इसके बन सकते हैं इजीली। और इट लैक जेड जीन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लैक का मतलब यहाँ पर लैक ऑपरॉन से है, तो लैक ऑपरॉन यहाँ पर इसमें अटैच होता है, प्रेजेंट होता है। एंड कोल E1 जो कोल प्लाज्मिड था, अगर ध्यान हो, जिसमें कोलिसीन बनता है, वहां से एक पोर्शन लिया गया है, उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ प्रेजेंट होता है।
और उसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ कॉपी जो होती हैं, वो नंबर ऑफ क्लोन्स एक तरह से कह सकते हैं, वो बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और AMP जीन जो है वो एज अ सिलेक्टेबल मार्कर इसमें प्रेजेंट है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू जनरेट सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA मॉलिक्यूल जो है वो बनाने में ये हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फेजमिट। फेजमिट क्या होगा? ये फेज, लैम्डा फेज जो है और प्लाज्मिड है, उनसे मिलकर बनता है। इसमें लाइटिक फंक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कोस साइट्स प्रेजेंट होती हैं। DNA रेप्लिकेशन फंक्शन जो है वो फेज एंड फेज से प्रेजेंट होता है, एंड कुछ प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन मॉड्यूल प्रेजेंट होते हैं। मॉड्यूल क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ जीन्स है या स्ट्रक्चर्स है जो कि रेप्लिकेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं? एक सेट ऑफ जीन जो है वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, तो वो सेट ऑफ जीन एक मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, एक फंक्शन के लिए जो वो एक सेट ऑफ जीन होगा वो मॉड्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में जो भी जीन्स यूज होती हैं वो मिलकर एक मॉड्यूल बनाएंगे। तो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन का मॉड्यूल इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, लाइटिक फंक्शन इसमें प्रेजेंट होगा फेज का, फेज से कॉस साइट्स प्रेजेंट होंगी, एंड और उसका DNA रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर साइट जो है वो प्रेजेंट होगी। इसका एग्जाम्पल है लैम्डा जैप, और इसमें फेज जो है M13, T3 एंड T7 जो है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स जो है वो इसको बनाने में, डेवलप करने में यूज़ किए गए। ये भी आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पी ब्लू स्क्रिप्ट जो है उसका मैपिंग एक तरह से जनरल मैप दिखाया है, कैसे उसमें अलग अलग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखो, जैसे NCS, ये है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स के बारे में जो बात की थी, उसमें वो बनाई गई हैं, ऐड की गई हैं, और वो मल्टीपल क्लोनिंग साइट की ये सीक्वेंस होती है। यहाँ पर देख सकते हो इतने से पोर्शन में ये सीक्वेंस बहुत सारी प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो लैक प्रमोटर है, प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो प्रेजेंट होता है, एम्पिसिलिन का जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ऐसे ही फेज F1 जो है उसका रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट यहाँ पर प्रेजेंट है। लैक ऑपेरॉन का यहाँ पर जो है जीन सीक्वेंस वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है अलग अलग एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और उसमें अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग जो है सीक्वेंसेस हैं, और वो सीक्वेंसेस अलग अलग फंक्शंस जो है एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम जो है वही डायरेक्टली यूज किया जाता है एज वेक्टर। ठीक है, और इट कैन अकोमोडेट a large size of, एक तरह से large fragment of DNA insert। जब हमें large एक तरह से DNA insert कहीं क्लोन करना है तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। ये खासकर लाइब्रेरीज बनाने में यूज होती हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने में इन वेक्टर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमें एक्सप्रेस करनी है इमीडिएटली, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो हम स्मॉल वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ये कहते हैं साइज़ की ज़रूरत नहीं होती, DNA इंसर्ट उनका बहुत बड़ा नहीं होता, या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, उसमें छोटा सा ही पोर्शन ऐड होता है। लेकिन अगर हम एक लाइब्रेरी में बहुत बड़ा किसी का जीनोम या इस तरह का स्ट्रक्चर सेव करना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हम बड़े साइज का जो है वेक्टर यूज करते हैं। और वो वेक्टर क्या हो सकता है? बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में से नॉन एसेंशियल रीजन जो होगा जीन्स का, वो निकाल दिया जाता है, जिनकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूजफुल जीन्स जो हैं, जैसे रेप्लिकेटिंग और ये इस तरह की जीन्स जो होती हैं, ये यूजफुल जीन्स यहाँ पर रखी जाती हैं, और नॉन एसेंशियल जीन क्रोमोसोम में से बैक्टीरिया के हटा दी जाती हैं, और फिर उसमें जो लार्ज DNA फ्रेगमेंट है, लार्ज इंफॉर्मेशन है, जो DNA की सीक्वेंस है, वो उसमें इंसर्ट की जाती है, और फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर दिया जाता है, कॉपीज बनाई जाती हैं, और फिर उसको
स्टोर करके रखा जाता है लाइब्रेरीज में, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं। और ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ई कोलाई में, वो एफ फैक्टर से आता है। एंड इट अलाउज वेरी लो कॉपी नंबर। कॉपी नंबर यहाँ पर कम बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉपी नंबर कम क्यों चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारी कॉपीज बनेंगी तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो बहुत सारी कॉपीज बनी हैं, एक तो वो जब छोटे साइज होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, डीएनए का, अगर मान लो छोटा साइज है, बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए के वेक्टर्स हैं, या फिर ये लगा लो, और उनका साइज बहुत छोटा है, तो उनमें आपस में रिकॉम्बिनेशन होने का चांस कम होता है। लेकिन अगर डीएनए मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है और ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल एक सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उनमें आपस में रिकॉम्बिनेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लार्जर द साइज, उतना ही ज़्यादा इसमें रिकॉम्बिनेशन होने का चांस होगा। और अगर उनमें आपस में रिकॉम्बिनेशन हो गया तो वेरिएशन आ सकती है, चेंज आ सकते हैं, मॉडिफिकेशन आ सकती है, चिमैरिज्म जिसको कहते हैं, वो हो सकता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है यहाँ पर लो कॉपी नंबर की ज़रूरत होती है। अगर लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हमें स्टोर करना है या इंसर्ट करना है तो उसका कॉपी नंबर हमको थोड़ा लो रखना पड़ता है, ताकि आपस में उनमें कॉपीज में रिकॉम्बिनेशन ना हो जाए, ठीक है। और फिर आता है शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स में क्या होता है, ये P1 फेज वेक्टर जो है उनसे डिराइव किया होता है। यानो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने और साइंटिस्ट के साथ मिलकर, एटॉल का मतलब होता है और भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिनका उनका नाम बिल्कुल यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर सबका नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ एक जो मेन साइंटिस्ट थे उनका ज़्यादा नाम मेंशन करते हैं। तो 1994 में उन्होंने इनको डेवलप किया। और इसमें क्या होता है, दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 100 से 300 केबी का इंसर्ट जो है ये अकोमोडेट कर सकता है, इतना बड़ा साइज का डीएनए फ्रेगमेंट जो है ये अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसका मेन क्या होता है पर्पस, मेन इसमें फीचर क्या है, प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं ऑफ प्रोपेगेटिंग एंड ट्रांसफरिंग जीन्स। यहाँ पर ट्रांसफरिंग का मतलब है शटलिंग। शटलिंग का जो वर्ड लिया है यहाँ पर टर्म, वो इस ट्रांसफर की वजह से ही लिया है, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेन्स। एक तो होता है बैक्टीरिया के अंदर ही ट्रांसफर करना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसे ट्रांसफर किया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक जगह से, ठीक है, जीन लिया और वो दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया। जैसे स्टोर करके वो रखना उसको एक जगह है, ठीक है, और उसको एक्सप्रेस हमें कहीं और करना है। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली प्लाज्मिड जो है वो एक प्रोकैरियोट होगा, ठीक है, और प्रोकैरियोट से डायरेक्टली यूकैरियोट में ट्रांसफर करना उसको कहते हैं शटलिंग। शटल इसी को कहते हैं, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में जीन का ट्रांसफर करना। अब जब ये ट्रांसफर हो रहा होता है तब वो प्लाज्मिड बन के ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जब वो यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है तब वो लीनियर मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो यूकैरियोट क्या हो सकते हैं, यीस्ट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये डिवॉइड ऑफ चिमैरिज्म एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ क्लोन डीएनए। एक तो इनस्टेबिलिटी के चांसेस इसमें कम होते हैं, दूसरा चिमैरिज्म जिसको वेरिएशन बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कॉपीज के बीच में आपस में रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से वेरिएशंस आने को चिमैरिज्म कहते हैं। तो वो वाले चांसेस इसमें कम होते हैं जो कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में थोड़े ज़्यादा थे। फिर इट इज़ डिज़ाइंड फॉर इनिशियल क्लोनिंग ऑफ डीएनए इंसर्ट। डीएनए इंसर्ट हमारे पास है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं ई कोलाई में, ठीक है। फिर ई कोलाई में से वो एज अ प्लाज्मिड निकालते हैं
ठीक है, प्लाज्मिड की फॉर्म में उसको ट्रांसफर करते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म में, मेन ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस करना था, जहां पर वो एक्सप्रेस होगा प्रॉपरली, उसमें इसको डाला जाता है, अटैच किया जाता है, वहां पर ये यूजुअली लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई कोलाई का या प्लाज्मिड का काम बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो इंक्रीज करना। मेन एक्सप्रेशन यहाँ पर दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर सिर्फ काम होता है नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करना, ठीक है, और फिर बाद में उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, फिर आता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में क्या होगा, यीस्ट का यूज होगा, ठीक है, यूकैरियोट जो है उसका यूज होता है यहाँ पर, और इट वाज डेवलप्ड बाय डेविड बर्ग, 1987 में उन्होंने डेवलप किया था। लीनियर वेक्टर्स जो हैं वो होते हैं यहाँ पर, और सर्कुलर नहीं होते, लीनियर होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होंगे, और एकोमोडेट अराउंड 100 to 1400 केबी का डीएनए इंसर्ट जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं। ये भी एक तरह के शटल वेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। और इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो सेंट्रोमियर एलिमेंट प्रेजेंट होगा फॉर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो यहाँ पर यूकैरियोटिक फीचर्स भी इन वेक्टर्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए जो यूकैरियोटिक और क्रोमोसोम को ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन के लिए, वो फीचर्स यहाँ पर भी इस वेक्टर में भी दिखाई देंगे। टेलोमेरिक साइट्स जो होती है, सीक्वेंस होती है, वो प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जिनसे कि स्टेबल, एक तरह से जो डीएनए है वो स्टेबल रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता इजीली। ठीक है, और ओराई जो है वो प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस वो प्रेजेंट होती है, और वन और मोर सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। और ई कोलाई में ये सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, और जब उसको क्लोन करना होता है, और यूकैरियोट में, यीस्ट में जब उसको हम डालते हैं तो वो लीनियर फॉर्म जो है ले लेता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का शटल वेक्टर के जैसा ही होता है। बस इसका फ़ायदा ये है कि 100 से 1400 केबी का जो है डीएनए इंसर्ट ये अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो वो एग्जाम्पल होते हैं कि इनका एग्जाम्पल बताओ, या फिर डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है, किससे बनता है। तो आपको इनके बारे में एक तो ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह के कंपोनेंट से जुड़कर बना है। ठीक है, जैसे कॉस्मिड के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन कॉस्मिड, तो आप क्या बताओगे कि फेज वेक्टर से कॉसाइट्स ली और प्लाज्मिड के कंपोनेंट्स लिए, वो दोनों मिलकर कॉस्मिड बनाते हैं, और उसका साइज मेंशन करोगे। ठीक है, कितना एकोमोडेट कर सकता है वो चीज़ मेंशन करोगे। ठीक है, इस तरह से इनको आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा। और ये पूछा जाता है कि लार्ज फ्रेगमेंट के लिए अगर लार्ज डीएनए इंसर्ट है तो कौन सा आप वेक्टर यूज करोगे। लार्ज अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स है, लार्ज डीएनए इंसर्ट है, तो हम ज़्यादातर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, शटल वेक्टर्स या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है दो टर्म्स, दो टेक्निक्स हैं, वो है एक तो cDNA library and genomic library, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी एंड जीनोमिक लाइब्रेरी है। उनमें कौन से तरह के वेक्टर यूज होते हैं, उनमें स्पेसिफिक टाइप का वेक्टर यूज होता है, तो वो भी पूछा जाता है। वो नेक्स्ट हम जो है आगे टॉपिक उनको कवर करेंगे, तो उसमें वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये इस तरह से आपको वेक्टर याद रखना है कि कहाँ यूज होता है, किन से मिलकर बनता है या किन से डिराइव हुआ है, ठीक है, उनका साइज क्या है, और वो कितना डीएनए इंसर्ट एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जैक्ट तो नहीं, कम है ये वैल्यूज थोड़ी, तो लेकिन आप इससे आइडिया लगा सकते हो। प्लाज्मिड जो है वो 15 केबी का इंसर्ट
एकोमोडेट कर सकता है। और फेज बिट्स जो है वो भी 15 केबी का इंसर्ट एकोमोडेट कर सकते हैं। फेज लेमडा जो है वो 23 केबी का जो इंसर्ट है, फ्रेगमेंट है, वो एकोमोडेट कर सकता है। कॉस्मिड्स 44 का बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, वो 300 केबी तक का बड़ा, इतना लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एकोमोडेट कर सकता है, ऐड कर सकता है अपने अंदर। और T1 जो फेज था, जिसको शटल वेक्टर्स कहा गया है हमने, वो भी 300 केबी तक के साइज का डीएनए इंसर्ट अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। फॉरेन डीएनए जो था, जो डिजायर्ड डीएनए था, वो यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है, इतना बड़ा साइज का। और ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये और भी ज़्यादा 600 केबी तक का डीएनए इंसर्ट एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि कौन सा वेक्टर किस तरह के पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अगर लाइब्रेरीज खासकर जब हम बनाते हैं या जीनोम को हमें स्टोर करके रखना है पूरे के पूरे, तो हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, शटल वेक्टर्स, इनको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें छोटा सा डीएनए इंसर्ट, कोई एक छोटी जीन इस तरह से उसकी क्लोनिंग करनी है या सीक्वेंसिंग के लिए हमें चाहिए वेक्टर, तो हम प्लाज्मिड, फेजमिड, फेज लेम्डा या कॉस्मिड्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो साइज जो है वो इम्पॉर्टेंट एक तरह से यहाँ पर रोल प्ले करता है वेक्टर्स का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेक्टर्स एज मॉलिक्यूलर व्हीकल। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेक्टर्स से रिलेटेड ही है। एग्जैक्ट वेक्टर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनका फंक्शन भी वेक्टर्स जैसा ही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना एक तरह से चीज को। ठीक है, तो वो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर पॉसिबल होगा तो जीनोमिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो वेक्टर्स में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हो। साथ ही मैं ये देख रही थी मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में। मैं एक बार आपको पीडीएफ जो है वो शेयर करूँगी मॉडिफाइंग एंजाइम्स का। अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना मैं उसका लेक्चर बना दूँगी। क्योंकि मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो है उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उनमें सिंपल सी डेफिनेशंस हैं एक तरह से कि वो काम क्या करते हैं, बस फंक्शन है। उसको उसमें बहुत कुछ समझाने का नहीं है, आपको सिर्फ वो पढ़कर उसको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर क्या काम करता है। ठीक है, जैसे डीएनए लाइक, जैसे काइनेज है, काइनेज का काम क्या होगा, तो इस तरह से वो सिंपल सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। लिंकर्स हैं, अडेप्टर्स हैं, ये इस तरह के यहाँ पर चीज़ें हैं। तो मैं ये शेयर कर दूँगी पीडीएफ इनका, तो उसको एक बार आप पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत लगे, नहीं समझ में आए, तो उसका मैं लेक्चर जो है आपको बना कर दे दूँगी। तो ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।